चलिए गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 9 से लेकर के 35 तक हमें सॉल्व करने थे। उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए, कल 40 तक हो गए थे और 41 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक नज़र डालिएगा जल्दी से। देखिए, निम्नलिखित में से किस रिट के मामले में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है? उत्प्रेषण में, परमादेश में, अधिकार परीक्षा में, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। उत्तराखंड सीजे 2002 और 2005 में क्वेश्चन पूछे गए थे। जी। बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए जरा ध्यान दीजिए, डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पर एक नज़र डालिए। रेस जुडिकेटा का सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होता हैबियस कॉर्पस की रिट पर, और दूसरा है उत्तरवर्ती आदेशों पर, सी आदेश 17 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत खारिज किए जाने पर, और डी में एक पक्षीय निर्णय पर। ये एमपीसीजे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल राइट उत्तरवर्ती आंसर है। आदेशों पर। बिल्कुल, इसमें ये हैबियस कॉर्पस की रिट का है, और इसमें जो आंसर है वो ये नंबर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। आणविक प्रांगन्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बाद में की गई? किस किस में? दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बी में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन, सी में उपयुक्त ए और बी दोनों, या उन इनमें से कोई नहीं। ये उत्तराखंड सीजे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सर बिहार। और कोई? सर ए है शायद। इसमें भी बिल्कुल राइट आंसर है। ये उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन का केस है। तो यहाँ आणविक प्रांगन्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई थी इसमें। तो आप चाहो तो इसे देख सकते हैं ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर एक नज़र डालिए। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के किस स्पष्टीकरण में आणविक प्रांगन्याय की व्याख्या की गई है? स्पष्टीकरण नंबर 1, बी में स्पष्टीकरण नंबर 3, स्पष्टीकरण नंबर 4 और स्पष्टीकरण नंबर 2। ये उत्तराखंड सीजे 2018 में, एमपी एपी 2009 2010 में, यूपी सीजे 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। सी स्पष्टीकरण बिल्कुल 4। जी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पर एक नज़र डालिए। आ एक घोषणात्मक बात संस्थित करता है कि वह सा का उत्तराधिकारी होने के नाते एक निश्चित भूमि का प्राधिकारी है। बाद खारिज कर दिया जाता है। पश्चातवर्ती बाद का दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किया गया। पश्चातवर्ती बाद वर्जित है। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग? प्रलक्षित प्रांगन्याय के द्वारा, या वास्तविक प्रांगन्याय के द्वारा, या फिर ए और बी द्वारा, दोनों के द्वारा, या डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपी सीजे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए। ये बिल्कुल राइट आंसर है सर आपका। ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 पर एक नज़र डालिए। क्वेश्चन नंबर 46, बाद पत्र दावा किए गए कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। यह प्रावधान निहित है ए धारा 11 स्पष्टीकरण नंबर 2 में, धारा 11 स्पष्टीकरण नंबर 3 में, धारा 11 स्पष्टीकरण नंबर 4 में, धारा 11 स्पष्टीकरण नंबर 5 में। ये एमपी एचजीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 11(3). ये डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये इसमें 11(5) में। क्वेश्चन नंबर 47 पर एक नज़र डालिए। विच प्रोविजंस ऑफ द कोड डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा? सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13। ये एमपी एचजीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। 11। चलिए ये राइट आंसर है। बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर एक नज़र डालिए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा सा लंबा है ये। देखो जरा क्या कह रहे हैं ये। एक बैंक अधिकारी 2014 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया। ये स्टोरी है, सुनिएगा ध्यान से। चूंकि बैंक अधिकारियों ने उनके पक्ष में अवकाश का नकदीकरण जारी नहीं किया, उन्होंने रांची उच्च न्यायालय में 2017 की रिट याचिका WP 2001 W तैयार की, जिसमें उन्होंने
अवैतनिक राशि पर ब्याज के लिए भी मांग की। रिट याचिका को दिसंबर 2018 में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निपटाया गया, जिसमें बैंक को निर्देश दिया गया था कि वह याचिकाकर्ता को एक निश्चित अवधि के भीतर कानून के अनुसार जिस तरह से हकदार था विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश नकदीकरण लाभ जारी करेगा। न्यायालय द्वारा ब्याज के लिए प्रार्थना को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था। और फिर अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बैंक ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की। फरवरी न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बैंक अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अवकाश की नकदी जारी की, परंतु ये फिर एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में दायर करता है कि बैंक को निर्देश दिया जाए कि बैंक अवकाश नकदीकरण पर 18% प्रति वर्ष की दर से ए को ब्याज दे। यह याचिका किस नियम से प्रभावित होगी? सेक्शन 11 और सेक्शन 11 और इसका जो एग्जांपल है एक्सप्लेनेशन है 5 और सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 और ऑर्डर 2 रूल नंबर 2 सीपीसी झारखंड सीजे 2018 में कौन सा ABCD में से कोई भी बताइए। सर डी। सर बी। डी तो अभी आपने ऑलरेडी पढ़ा था। बी, हाँ बी राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 पर एक नजर डालिए। निम्नलिखित में से किस व्याख्या के आधार पर किसी मुकदमे का फैसला उन व्यक्तियों के विरुद्ध रेस जुडिकेटा के रूप में लागू हो सकता है जिसका नाम उस मुकदमे में विशेष रूप से शामिल ना हो? सीपीसी की धारा 11 की व्याख्या सेकंड में, या सीपीसी की धारा 11 की व्याख्या फोर्थ में, या सीपीसी की धारा 11 की 6 में, या सीपीसी की धारा 11 की व्याख्या 8 में। यह बिहार सीजे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। बी, इसका भी बी है। सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 50 पर एक नजर डालिए। प्रांग न्याय के उपबंध किसी टिक्करी के निष्पादन के लिए कार्रवाई को भी लागू होंगे। फिर से सुनिए, प्रांग न्याय के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई को भी लागू होंगे। कथन सही है, कथन गलत है। और प्रांग न्याय के उपबंध केवल वादों पर लागू होते हैं। डी में निर्णीत ऋणी द्वारा आपत्ति करने पर लागू नहीं होगा। ये MP APO 2008 में क्वेश्चन पूछे गए। सर ए। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पर एक नजर डालिए। आंसर देखिए, सभी को देना, भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं। पूर्व न्याय का सिद्धांत केवल वाद पर, केवल निष्पादन कार्रवाई पर, सी केवल आर्बिट्रेशन कार्रवाइयों पर, डी वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर लागू होता है। MP CJ 2005 और 6 में और छत्तीसगढ़ CJ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। डी। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 पर एक नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू हो सकेगा केवल पृथक कार्रवाइयों में, बी उसी कार्रवाई की पश्चातवर्ती अवस्थाओं पर और कुछ बातों पर भी निर्भर करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये MP HJS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। बी, राइट उसी आंसर कार्रवाई की पश्चातवर्ती। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 53 पर एक नजर डालिए। आणविक पूर्व न्याय का नियम न्यायिक निर्वचन की देन है। साम का नियम है। सी सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है। और डी उच्चतम न्यायालय के नियमों का एक भाग है। ये उत्तराखंड CJ 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। चेन्नई। सर बी, बिल्कुल राइट साम्या आंसर का है। नियम। क्वेश्चन नंबर 54 पर एक नजर डालिए। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के निम्न में से किस प्रावधान में आणविक प्रांग न्याय की व्याख्या की गई है? धारा 11 स्पष्टीकरण 1, धारा 11 स्पष्टीकरण 3, धारा 11 स्पष्टीकरण नंबर 4, धारा 11 स्पष्टीकरण नंबर 7। उत्तराखंड CJ 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पर एक नजर डालिए। कथन ए रचनात्मक प्रांग न्याय का नियम रिट याचिकाओं पर लागू होता है। कारण प्रांग न्याय के पीछे निहित लोकहित नीति संबंधित कारण रिट कार्रवाइयों को भी लागू होते हैं। कूट इसमें ए और आर दोनों सही है। R A का सही स्पष्टीकरण है
बी में नज़र डालिए, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में नज़र डालते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। डी में ए गलत है परंतु आर सही है। झारखंड सीजे 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। डी। ए इसका ए है सी। और इसका ये है, देखिए देवीलाल मोदी बनाम विक्रय का कर अधिकारी, AIR 1965 SC का। और एम नाग में क्या कहा गया था कि वादों में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्रलक्षित या आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत कार्रवाइयों पर लागू होता है तो निहित लोक कारण भी रिट कार्रवाइयों पर भी लागू होता है, क्योंकि प्रांग न्याय का सिद्धांत स्वयं इस लोक नीति पर आधारित है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। अतः कथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये यहाँ पर इसके अनुसार आएगा। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस हेलो? सर। यस यस सर। सर, बट ब्रेक चलिए हो जरा रही है मैं अब भाई साहब। अभी देखिए, अभी ठीक आ रही क्या? यस सर, अभी तो ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में ब्रेक होती है। हाँ, जब ब्रेक हो तो बता दीजिएगा मुझे। 56 में जरा ध्यान दीजिएगा। पूर्व न्याय के सिद्धांत के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? पूर्ववर्ती वाद किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया तथा अंतिम रूप से निर्णित किया गया। बी में जरा ध्यान दीजिए, पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। सी में पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों में पक्षकार समान हो। डी में पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों की विषय वस्तु समान हो। यह यूपी PCS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं आया समझ में? इसका बी आंसर है, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर एक नज़र डालिए। क्या कोई विवादक जो सीमित अधिकारता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से निश्चय किया जा चुका है, तो किसी पश्चातवर्ती वाद में जिसका विचार करने के लिए पूर्वोक्त न्यायालय सक्षम नहीं था, पूर्व न्याय के रूप में प्रस्तुत होगा? ए नहीं, हाँ, और बी हाँ में, सी उत्तर विवाद की प्रकृति पर निर्भर करेगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ सीजे 2004 और 5 में पूछा गया, MP सीजे 1996 में पूछा गया था। सर बी। और कोई जल्दी से बताइए। बी। बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर एक नज़र डालिए। पूर्व न्याय के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई को भी लागू होंगे। ए सही है, बी गलत है। सी पूर्व न्याय के उपबंध केवल वादों पर लागू होते हैं। डी में निर्णय त्रिणय द्वारा आपत्ति करने पर लागू नहीं होते हैं। छत्तीसगढ़ सीजे 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। ए। सर ए। ए। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पर एक